मैं आपसे आदिवासी मामलों से जुड़े एक मसले पर चर्चा करूँगा। विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए संगठन हाल के दिनों में अपनी राजनीति को संचालित कर रहे हैं, उससे आदिवासियों में से जो लोग ईसाई बन गए हैं, वह इनके निशाने पर आ गए हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों ही राज्यों में इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी माहौल अभी से ही बनाने की तैयारी होने लगी है। जब हिंदुत्व की राजनीति पूरे देश के स्तर पर काम करती है, तो उसका जो मुख्य निशाना होता है, वह एक बड़ा अल्पसंख्यक तबका होता है, जो मुस्लिम के रूप में है। और हम सब इस बात को महसूस कर सकते हैं कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की राजनीति में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, उसकी कमियों को ढूंढ-ढूंढ कर सामने लाया जाता है। हमेशा ही यह बताया जाता है कि वो बड़े ही विशेषाधिकार के साथ रह रहे हैं। हमेशा ही यह बताया जाता है कि उनकी निष्ठा संदिग्ध है और एक नफ़रत का माहौल धीमी आँच पर हमेशा ही जलाकर रखा जाता है और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो उस आँच को तेज कर दिया जाता है। लेकिन आदिवासी इलाकों में हिंदुत्व की यह राजनीति कैसे काम करती है? आदिवासी इलाकों में हिंदुत्व की यह राजनीति एक नया अल्पसंख्यक ढूँढती है, उसे निशाना बनाती है, उसकी निष्ठा को, उसके काम को हमेशा ही संदेह के घेरे में रखती है। और यह अल्पसंख्यक वर्ग आदिवासियों का वह तबका होता है जो कि ईसाई धर्म स्वीकार कर चुका है। आमतौर पर हमेशा से ही यह मुद्दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या फिर उससे जुड़े हुए जो संगठन हैं, मिसाल के तौर पर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम या भी हाल के समय में जनजातीय सुरक्षा मंच के नाम का एक संगठन उभर कर सामने आया है या फिर विश्व हिंदू परिषद वहाँ पर सक्रिय रहता है। तो इन सब के द्वारा उठाया जाता रहा है कि किस तरीके से जो आदिवासियों की संस्कृति है, उसके साथ ईसाई मिशनरियाँ खिलवाड़ करती रही हैं। लेकिन जो चुनावी राजनीति में जब यह बात आती है, तो वहाँ पर एक नए तरह की गुलबंदी दिखने शुरू होती है। यानी कि हमेशा ही यह माहौल बनाए रखना कि जो भी आदिवासी ईसाई बने हैं, उन्होंने ईसाई धर्म को किसी लालच में स्वीकार किया है या फिर उन्हें ज़बरदस्ती ईसाई बना दिया गया है और वो सभी जो ईसाई धर्म से जुड़े हुए मूल्य हैं, उनको स्वीकार करते हुए आदिवासी संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। इसलिए या तो इनकी घर वापसी करानी है या फिर इन्हें आदिवासी समाज में हाशिए पर ढकेल देना है। अब यह जो पूरी राजनीति है, हाल के समय में उसके 2 रूप उभर कर सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाकों के कई क्षेत्रों में यह प्रवृत्ति सामने आई है कि जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। बहुत ही छोटे स्तर पर यह चीज़ हो रही है, इतने बड़े स्तर पर नहीं हो रही है कि इसके बारे में राष्ट्रीय मीडिया में बहुत चर्चा हो। पिछले हफ्ते वृंदा करात ने इसके बारे में द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा कि किस तरीके से जो गरीब आदिवासी हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, उन्हें लगातार हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। और जो दूसरी प्रवृत्ति आई है, वह जनजातीय सुरक्षा मंच जैसे संगठनों के माध्यम से आई है। भोपाल में इनका एक सम्मेलन हुआ हाल के समय में, जिसमें यह दावा किया गया कि जो एक आंतरिक अध्ययन है उसके माध्यम से, और ये आंतरिक अध्ययन आरएसएस के द्वारा या उसके संगठनों के द्वारा किया गया, उसके माध्यम से यह बात सामने आई है कि जो एसटीज को यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो आरक्षण मिलता है, उसका बड़ा हिस्सा वो लोग उठा लेके जा रहे हैं जो लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं। तो ऐसे में यह मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है, उन लोगों को इससे यानी कि जो आरक्षण का फायदा है, उससे पूरी तरीके से बाहर रखा जाए। अब यह मांग ऐसा नहीं है कि नई है। यह मांग लगातार 60 के दशक से ही उठती रही है। 1967 के आसपास कांग्रेस के एक सांसद से कार्तिक उरांव, उन्होंने इस बारे में बाकायदा लोकसभा में एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत भी किया और उनका मुख्य निशाना जयपाल सिंह मुंडा थे, जो और दोनों ही झारखंड यानी कि उस समय के दक्षिण बिहार से आते थे। बाद में इंदिरा गांधी ने इस मसले को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया क्योंकि उन्हें यह लगा कि इस तरह के मसले जो हैं वो आदिवासी समाज में फूट पैदा करेंगे। मैं यहाँ यह नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के मसले उठाए नहीं जा सकते हैं या जब भी इस तरह की बात आदिवासी समुदाय के भीतर से आती है, वह असल में राजनीतिक फूट पैदा करने के लिए ही आती है। लेकिन हमें इस बात पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से एक मुद्दे को उठाया जाता है, किस तरीके से उस पर गहराई से विमर्श करने की बजाय लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर केंद्र सरकार के लिए या मध्य प्रदेश सरकार के लिए
और पहले जो झारखंड में भाजपा की सरकार थी उसके लिए यह सब बहुत आसान था कि वह कोई व्यवस्थित अध्ययन करवाते कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके भीतर कौन से समूह हैं जिन्हें आरक्षण का फायदा मिला है, कौन से समूह हैं जो पीछे रह गए हैं, क्या उसमें एक श्रेणीकरण करने की जरूरत है कि जो समूह ज्यादा आगे बढ़ गए हैं उनकी बजाय पिछड़े हुए समूहों को आरक्षण का फायदा दिया जाए। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि जब भी चुनावी मौसम आता है वह आदिवासी समुदायों के बीच में नफरत पैदा करने के लिए या एक अलग तरह की गोलबंदी करने के लिए जिसमें कि जो अल्पसंख्यक तबका है वो हाशिए पर चला जाए और आदिवासियों का बड़ा समूह खुद को हिंदू मानते हुए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाए, ऐसी रणनीति के माध्यम से काम करने के लिए वो ऐसे मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो यह एक तरीके से समाज में तनाव पैदा करने की एक टैक्टिस है और ये जो पूरी रणनीति है उसमें यह बात ध्यान देने लायक है कि जो हिंदुत्व की राजनीति है उसे हमेशा ही एक अदर या एक अन्य की तलाश होती है। ऐसा समूह जिसे वो बाहरी साबित कर सके, ऐसा समूह जिसे वो नफरत कर सके और उसके आधार पर वह बहुमत को गोलबंद करने की कोशिश करता है। और हम यह देखेंगे कि हर जगह उन्हें इस तरह के समुदाय की तलाश होती है और इसके आधार पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक लोकतंत्र के भीतर अलग अलग तरह के मुद्दे उठ सकते हैं, उठने चाहिए, उन पर संवाद होना चाहिए, लेकिन हमेशा ही मुद्दों को इस लिहाज से उठाना कि समाज में तनाव भड़के, जो गरीब लोग हैं वो हिंसा का शिकार हों और वो गरीब लोग हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू आदिवासी भी हो सकते हैं या ऐसे आदिवासी भी हो सकते हैं जो हिंदू और या ईसाई खुद को कुछ ना मानते हो, सिर्फ आदिवासी मानते हो या फिर वो ईसाई आदिवासी भी हो सकते हैं। लेकिन जब समाज में चुनावी राजनीति के लिए तनाव पैदा किया जाता है, जब समाज में चुनावी राजनीति में लाभ लेने के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है, तो इसका नुकसान पूरे समाज को होता है, पूरे देश को होता है। और हमें यह समझने की जरूरत है कि जो चुनावी राजनीति के स्तर पर जिस तरह की रणनीति, जिस तरह की टैक्टिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अलग अलग धड़े अपनाते हैं वह समाज की समरसता के लिए घातक है। तो अभी मैं इस मुद्दे पर अपनी चर्चा को यहीं रोकता हूँ। अगले अंक में हम मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।